Namaste everyone. Today we are going to discuss about domain name infringement. Actually domain name होता क्या है और उसका infringement अगर होता है तो क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे. So domain name infringement happens when someone uses a web address domain name that's too similar to another company's or brand name causing confusion. अगर किसी भी पॉपुलर ब्रांड है या कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है उनके नाम पे आपका एक वेबसाइट है और किसी ने कोई थर्ड पार्टी ने एक वैसे ही सिमिलर वेब पेज बनाया, डोमेन नेम रजिस्टर्ड किया, जो कि पब्लिक में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसको कहते हैं डोमेन नेम इन्फ्रिंजमेंट. दिस इज स्पेशली अ प्रॉब्लम इफ़ इट कॉजेज कस्टमर्स टू मिस्टेकनली विजिट द रॉन्ग साइट और इफ़ इट हर्ट्स द ओरिजिनल ब्रांड रेपुटेशन. सो इफ़ मेनली डिसीव का बात है कि कोई अगर किसी को डिसीव करता है बाय मेकिंग सच डोमेन नेम तो उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा. इन शॉर्ट इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग ब्रांड नेम ऑनलाइन, मेकिंग श्योर नो वन यूजेज अ डोमेन नेम that tricks people into thinking they are connected to a different company. If you infringe on someone else's domain name, they could take legal action against you. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं google.com एक डोमेन नेम है. अगर आपने गूगल की जगह और एक ओ लगा के उसको .com बनाया तो ये क्या है? इट्स एन डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑन डोमेन नेम. तो ये डोमेन नेम का इन्फ्रिंजमेंट है. गूगल एक ब्रांड भी है तो उस तरह से ब्रांड नेम इन्फ्रिंजमेंट भी होता है. तो ये डोमेन नेम के अंदर ही ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम का इन्फ्रिंजमेंट रहता है. ये चीज़ इनसेपरेबल है आज के दिन में. हम आगे लीगल रेमेडीज़ देखने से पहले या कुछ पॉपुलर केसेस देखने से पहले आइए समझते हैं कि डोमेन नेम है क्या. इसके लिए मैंने अपना ही वेबसाइट का एक डोमेन नेम लिया है, दैट इज़ ipniche और ipniche.in. तो यहाँ पे ए डोमेन नेम इज़ लाइक एन एड्रेस फॉर ए वेबसाइट. ये एक एड्रेस की तरह काम करता है फॉर एन वेबसाइट, माने कोई भी वेब पेजेस के लिए ऑन द इंटरनेट का चीज़ है ये सब सारा. तो इंटरनेट में जो भी एड्रेस है, एक तो फिजिकल होता है, एक इंटरनेट एड्रेस होता है. इंटरनेट एड्रेस थ्रू डोमेन नेम आपको पता चलता है. इट्स व्हाट पीपल टाइप इनटू द वेब ब्राउज़र सर्च बार फॉर टू फाइंड ए वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल google.com और amazon.com आर डोमेन नेम्स. तो क्या है .com और amazon.com, ये लोग डोमेन नेम है. इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ए लॉन्ग सीरीज ऑफ नंबर्स जिसको IP एड्रेस कहते हैं, पीपल यूज़ डोमेन नेम्स टू मेक इट ईजियर टू फाइंड वेबसाइट. तो इसलिए डोमेन नेम का यूज़ किया जाता है कि IP एड्रेस जानने का ज़रूरत नहीं है. आप डोमेन नेम से आप डायरेक्टली उस कंपनी, उस ब्रांड के पास पहुँच सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं. इवन डोमेन नेम्स इज़ यूनिक. जितने भी डोमेन नेम है, एवरी डोमेन नेम इज़ यूनिक एंड इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड थ्रू ए डोमेन रजिस्टरर टू बी यूज्ड. ए डोमेन नेम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. तो डोमेन नेम का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड इन ईच पार्ट सर्व्स ए स्पेसिफिक पर्पस, और हर पार्ट का एक पर्पस होता है. तो ब्रेक कर लेते हैं इस डोमेन नेम को, ipniche और ipniche.in को. इसमें देखते हैं सब डोमेन. एक सब डोमेन होता है, जैसे कि सब डोमेन क्या होता है? दिस इज़ एन ऑप्शनल पार्ट दैट कैन अपीयर बिफोर द मेन डोमेन नेम. जो मेन डोमेन नेम है उसके पहले. तो यहाँ पे क्या है? www, ये डॉट, ये क्या है? ये सब डोमेन है क्योंकि मेन डोमेन से पहले है, अपीयर्स बिफोर द मेन डोमेन. और उसके बाद सब डोमेन्स जो होता है ऑफन यूज टू ऑर्गेनाइज और सेपरेट सेक्शंस ऑफ ए वेबसाइट लाइक ब्लॉग, स्टोर और सपोर्ट पेज. उसके बाद आता है सेकेंड लेवल डोमेन, SLD कहते हैं. सेकेंड लेवल डोमेन क्या है? यही मेन है, मेन नेम ऑफ अ डोमेन. दिस इज़ द मेन नेम ऑफ अ डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन. यहाँ पे क्या है? सेकेंड लेवल ipniche और ipniche इज़ द सेकेंड लेवल डोमेन. ये जो बीच में है वो आपको सेकेंड लेवल डोमेन के नाम से जाना जाता है. ठीक है. इसमें जैसे google.com, तो गूगल जो है वो सेकेंड लेवल है. amazon.com, तो अमेज़न क्या है? वो सेकेंड लेवल डोमेन नेम है. ये एक यूनिक नेम होता है, ज़्यादातर ब्रांड नेम भी होता है, इसमें यूज़ किया जाता है. और एक टॉप लेवल डोमेन होता है, एक सेकेंड लेवल डोमेन जो हम बात करें, और टॉप लेवल एक्चुअली यहाँ पे है .in जो है वो उसको बोलते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन. तो इसका भी बहुत सारे कैटेगरीज होता है. जेनेरिक होता है कुछ चीज़, जैसे .com, कोई भी चीज़ .com तो ये जेनेरिक है. .net वो भी जेनेरिक है. .org ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी जेनेरिक है. कंट्री कोड होता है, जैसे हमारा वेबसाइट जो इंडिया में ही है, हम लोग इंडिया के ओरिजिन है तो इसलिए .in लगा हुआ है.
तो IP niche या ipniche.in यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री कोड होता है, जैसे UK के लिए UK होगा, जापान के लिए JP होगा, ठीक है। और कुछ होता है जो नया आया है वो .tech होता है या .shop होता है या .blog होता है, तो इसको भी टॉप लेवल डोमेन ही कहते हैं। Part works together to form a unique address that points to a specific website on the internet. ICANN क्या है? इसको कहते हैं इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। ये क्या है? इज़ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक NGO है डेट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द इंटरनेट। जितने भी इंटरनेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या रूल्स होंगे और उसका गवर्नेंस कैसे काम करेगा चीज़ें, इसको चलाती है। कौन चलाती है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। ये US बेस्ड है, तो इसीलिए आपको पता चल गया होगा कि US क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो कोर चीज़ें हैं जैसे कि इंटरनेट, उसी को एडमिनिस्ट्रेशन करती है एक NGO, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि US बेस्ड है। विदाउट इट वी विड नॉट हैव अ स्टेबल कोऑर्डिनेटेड वे टू नेविगेट द वेब। बिना ICANN के हम लोग नेविगेट ही नहीं कर सकते सही से। तो इसका कुछ की फंक्शंस है, जैसे डोमेन नेम सिस्टम मैनेजमेंट ये संभालती है, जैसे कि मैनेजेस द सिस्टम दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम लाइक google.com इनटू IP एड्रेस। IP एड्रेस और डोमेन नेम के साथ जो लिंकिंग होता है उसको कौन संभालता है? ये डोमेन नेम सिस्टम संभालती है। IP एड्रेस एलोकेशंस, ये जो यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर्स है फॉर ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इसी के थ्रू, तो IP एड्रेस के थ्रू तो जितने भी क्राइम होते हैं पकड़ते हैं, तो ये कौन करता है? ये ICANN करती है IP एड्रेस एलोकेशन। टॉप लेवल डोमेन मैनेजमेंट, जो भी टॉप लेवल का डोमेन मैनेजमेंट है, जैसे .com, .org, .net, कंट्री स्पेसिफिक है, UK, इंडिया का, US का। इट डिसाइड हाउ द न्यू टॉप लेवल डोमेन आर इंट्रोड्यूस एंड एंश्योर दे एडियर टू देयर पॉलिसीज। तो ये सब भी काम है इनका। एक्रीडिएटेड डोमेन रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, DNS, ग्लोबल इंटरनेट गवर्नेंस, इसके बारे में भी ये ICANN डिस्प्यूट अगर कोई भी है तो इसका भी है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी कहते हैं उसको। ये एक प्रोसीजर है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट ओवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स। दिस प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ICANN टू एड्रेस केसेस वेयर ए डोमेन नेम हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन बैड फेथ। मतलब ख़राब मोटिव लेके अगर कोई किसी रजिस्टर करता है वैसे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज करने के लिए या इलीगली कुछ गेन करने के लिए, तो इसको हम लोग रिजॉल्व के लिए एक फॉरम बनाया गया है जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म डोमेन नेम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पॉलिसी। तो इसका बहुत सारा काम है और इसका मेन है UDRP प्रोसेस का मेन काम है यूज टू रिजॉल्व केसेस वेयर देयर आर एलिगेशंस ऑफ साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग का अगर एलिगेशन है, साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है आप लोग इंटरनेट से भी, गूगल से भी जान सकते हैं। ये क्या है एक्चुअली? द प्रैक्टिस ऑफ रजिस्टरिंग नेम स्पेशली वेल नोन कंपनी ब्रांड नेम्स, जहाँ पे लोग आँख बंद करके खरीद लेते हैं। जैसे इंडिया में कोई भी टाइटन का प्रोडक्ट हो तो आदमी लोग आँख बंद करके खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू है, जानते हैं कि यहाँ पे जाके हमें कभी लॉस नहीं होगा या डुप्लीकेट चीज़ हमें नहीं मिलेगा, और इसी तरह खरीदते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टरिंग ए डोमेन नेम दैट इज सिमिलर और आइडेंटिकल टू अ ट्रेडमार्क और ए ब्रांड इन बैड फेथ, तो इसको कहते हैं क्या? साइबर स्क्वैटिंग। और जो बैड फेथ है, द डोमेन नेम वाज रजिस्टर्ड विद द इंटेंट टू प्रॉफिट ऑफ समवन एल्स एस्टैब्लिश रेपुटेशन। मतलब आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उनके ऊपर, मतलब दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, वैसे ही है ये एक्चुअली बैड फेथ का जो भी यहाँ पे दिया गया है। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कुछ प्रोसेस होता है, फाइलिंग ए कंप्लेंट, जैसे जो भी कंप्लेनेंट है उसको क्या करना पाए? यूजुअली द ट्रेडमार्क होल्डर और द पार्टी हु बिलीव्स देयर राइट्स आर वायलेटेड फाइल्स ए कंप्लेन विथ एन अप्रूव्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर सच एज वाइपो और नेशनल आर्बिट्रेशन फोरम। डोमेन नेम होल्डर रेस्पॉन्स, उसके बाद क्योंकि हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए कि अगले पार्टी को सुने, तो उसके बाद रेस्पॉन्स फाइल करेंगे। वो पैनल एक होते हैं एक्चुअली, पैनल वो रिव्यू करते हैं कि वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट और नॉट, डिसीजन उसके बाद देते हैं। यूजुअली 60 डेज़ के अंदर आपको डिसीजन मिल जाता है। तो UDRP का ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थे। UDRP इज़ एन एक्सपीडिटेड प्रोसेस डिज़ाइन टू अवॉइड द कॉस्ट एंड टाइम एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन इफ़ ईदर पार्टी डिसएग्री विद द पैनल्स
decision, they can seek judicial review in a court of law. However, most disputes are resolved through UDRP without the need for court involvement. आपको पता है कोर्ट में कितने टाइम लग सकते हैं, इसीलिए इसको UDRP को इम्पोर्टेंस मिला हुआ है. अगर आप फिर भी नाखुश हैं कोर्ट के जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है UDRP, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. तो ये कुछ की फीचर्स, कुछ की एलिमेंट्स था UDRP के बारे में जो कि आपको जानना ज़रूरी था. अब कुछ लीगल केसेस देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल केसेस आप लोगों को चीज़ें उतना समझ में नहीं आएगा. इन केस आप अगर स्टूडेंट है, पेटेंट एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, पेटेंट के एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, या ट्रेडमार्क की एग्ज़ाम भी क्लियर करना चाहते हैं, या ट्रेडमार्क से साथ रिलेटेड है, तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है. आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी ये देख सकते हैं. लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं तब भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब लॉ रिलेटेड. और अगर आप नॉन लॉयर्स भी हैं और IPR में दिलचस्पी रखते हैं, तब भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है. इसलिए चलिए कुछ केसेस, लैंडमार्क केसेस हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ऐसे तो केसेस आपको मिल जाएंगे गूगल सर्च इंजन पे, आप सर्च कर सकते हैं. आप कई और सर्च इंजन पे सर्च कर सकते हैं, केसेस अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाएंगे. तो पहला जो केस हमने लिया है उसमें क्या है कि याहू आप एक बड़ी एक कंपनी है, आपको पता है, और वहीं पे yahooindia.com एक रजिस्टर्ड हो चुका था. इस केस का नाम है वर्सेस आकाश अरोड़ा एंड अनदर्स. तो इस केस में एक्चुअली जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ. कपिल सिब्बल जी जो हैं हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, तो वो अपीयर हुए थे. वो बताए वो किसके लिए, yahoo.com है जो बाहर की कंपनी है, उसके लिए वो खड़े हुए थे कोर्ट में. और कोर्ट में उनका आर्गूमेंट ये था कि काउंसिल अपियरिंग फॉर द प्लेंटिफ सबमिटेड दैट द प्लेंटिफ इज़ द ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क याहू एंड डोमेन नेम yahoo.com. याहू जो ब्रांड है, जो ट्रेडमार्क है, उनके लिए वो अपियर हुए थे, और yahoo.com उनका रजिस्टर्ड नेम है, जो डोमेन नेम है. विच आर वेरी वेल नॉन एंड हैव एक्वायर्ड डिस्टिंक्ट रेपुटेशन एंड गुडविल. एंड द डिफेंडेंट, और जो डिफेंडेंट है आकाश अरोड़ा एंड अनदर्स, बाय एडॉप्टिंग द नेम याहू इंडिया फॉर सिमिलर सर्विस हैव बीन passing off the services and goods of the defendant as that of the plaintiff trademark Yahoo. तो वो क्या मतलब, याहू इंडिया रजिस्टर करवा के फिर वो बेच रहे थे, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में था, तो पासिंग ऑफ कर रहे थे मेनली. ये कपिल सिब्बल का कहना है. विच इज़ आइडेंटिकल तो है, और डिसेप्टिवली सिमिलर, डिसीव करेंगे. कोई एक नॉर्मल इंसान को, एक आम आदमी को yahoo.com और yahooindia.com में फ़र्क नहीं आएगा. वो सोचेंगे कि इंडिया में है इसलिए india.com, पर दोनों अलग अलग एंटिटी है, लीगल एंटिटी. yahoo.com जो है वो US बेस्ड कंपनी है, और yahooindia.com जो है ये एक अलग एंटिटी है जो आकाश अरोड़ा जी का है. तो इस केस में बहुत ही ये चीज़ बताया गया था. तो इसमें क्या था कि एड इंटरिम इंजंक्शन पास्ड हुआ इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ. ऑब्वियसली प्लेंटिफ के फेवर में ही आना था. एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट, रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट, देयर पार्टनर्स, सर्वेंट्स, एजेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एनी बिजनेस और सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, एडवर्टाइजिंग एंड और इन एनी मैनर डीलिंग इन सर्विस ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट और अदरवाइज अंडर द ट्रेड डोमेन नेम yahooindia.com. yahooindia.com को आप लेके कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते इंटरनेट पे. और इन एनी अदर ट्रेडमार्क डोमेन नेम विच इज़ आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू द प्लेंटिफ ट्रेडमार्क. बाय इंटरनेट पे, इंटरनेट के सिवाय बैनर भी नहीं लगा सकते आप कि yahooindia.com है और सिमिलर सर्विस भेज सकते हैं. तो कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया, रिस्ट्रेन मतलब मना कर दिया कि नहीं कर सकते आपने. द डिफेंडेंट एंड ऑल अदर एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ आर फर्दर रिस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग एंड और कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द प्लेंटिफ अंडर द डोमेन नेम. जो भी प्रोग्राम्स था वो लोग का, वो भी कॉपी करने से मना किया गया इस कोर्ट के थ्रू. तो ये बहुत ही पॉपुलर केस है. इसके बारे में आपको जान के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. मैं ऊपर बता ही दिया आपको कि yahoo.com और yahooindia.com ये दोनों एंटिटी थी. yahooindia.com बाद में बना हुआ था, जो कि डिसीव कर रहे थे लोगों को, और कोर्ट ने राइटफुली इसको रिस्ट्रेन किया. ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है. यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ से है और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से है. ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखना है, जस्ट आप समझ लीजिए. उसके बाद इंटरनेट पे आपको जो भी सही लगे वो आप वहाँ से आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं. और जो सेकेंड लैंडमार्क केस है आपको जाना चाहिए था, वो drreddy.com वर्सेस drreddylab.com. ये भी बहुत ही फेमस केस था, न्यूज़ रिपोर्टिंग भी हुआ था इसके बारे में. यहाँ पे क्या था कि डिफेंडेंट आर रिस्ट्रेन, तो आपको समझ में आ ही गया कि डोमेन नेम कैसे है. जो पहले आया है drreddy.com ये ओरिजिनल है, और वर्सेस drreddylab.com बाद में बनाया गया था. इसको जिन्होंने बनाया गया था मनु
कसूरी एंड अदर्स और भी डिफेंडेंट थे। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, डिफेंडेंट आर रेस्ट्रेन्ड बाय अ परमानेंट इंजंक्शन फ्रॉम रजिस्टरिंग ए डोमेन नेम और ऑपरेटिंग एनी बिजनेस और सेलिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, एडवर्टाइजिंग और इन एनी मैनर डीलिंग इन एनी सर्विसेज और गुड्स ऑन द इंटरनेट और अदरवाइज अंडर द ट्रेड डोमेन नेम drreddyslab.com। तो इसको परमानेंट इंजंक्शन में लग गया है, मतलब सब कुछ रोक दिया गया है। आप बेच नहीं सकते, ऑफरिंग फॉर सेल नहीं कर सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते और किसी मैनर में कोई भी गुड्स या सर्विस आप नहीं दे सकते डॉक्टर रेडीज़ लैब के नाम पे। क्यों? क्योंकि ये कन्फ्यूजिंगली सिमिलर है, डिसीव करेगा यहाँ पे लोगों को, इसीलिए। और एनी अदर मार्क डोमेन नेम विच इज़ identical without deceptively similar to the plaintiff trademark Dr. Reddy's and from doing any other things as it likely to lead to the passing of the business passing off हो रहा था। वो लेब में ही काम कर रहे थे ये लोग, लेब का लगा के सेम सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में ये लोग बेच रहे थे उनका नाम लेके। तो ये पासिंग ऑफ को रिस्ट्रेन किया गया था परमानेंट इंजंक्शन के थ्रू, और जो अपोजिट पार्टी था उसको मना किया गया था। द डिफेंडेंट आर ऑल्सो रिस्ट्रेन्ड बाय परमानेंट इंजंक्शन फ्रॉम यूजिंग द ट्रेडमार्क डोमेन नेम डॉक्टर रेडीज लैब और एनी अदर डोमेन नेम विच इज आइडेंटिकल और डिसेप्टिवली सिमिलर टू द प्लेंटिफ ट्रेडमार्क फॉर इंटरनेट रिलेटेड सर्विस और एनी बिजनेस विच में लीड टू डाइल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द प्लेंटिफ्स ट्रेडमार्क डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी इंटरनेट में जितने भी है वो तो हटाना ही है, और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते आप जो कि डाइल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ द प्लेंटिफ्स ट्रेडमार्क डॉक्टर रेड्डी का ट्रेडमार्क खराब हो। डिफेंडेंट आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू ट्रांसफर द डोमेन नेम drreddyslab.com टू द प्लेंटिफ। और इतना भी किया कि आप जो बनाए हो इसको आप डॉक्टर रेड्डी को दे दो, ये डोमेन नेम को। एंड सेल डिलीवर ऑल द इम्पाउंड मटेरियल इंक्लूडिंग द ब्राउचर्स, स्टेशनरी एंड अदर प्रिंटेड मैटर्स बियरिंग द इम्पाउंड नेम डॉक्टर्स लेडी। जो भी है आपका ब्राउचर्स वगैरह बनाया हो, जो भी है वो आप दे दो उनको। तो ये था एक पॉपुलर केस drreddy.com और drreddyslab.com। थर्ड जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ये 2025 का ही केस है, इसी साल का है। इसमें क्या था कि द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ये एक्चुअली टाटा ग्रुप के अंडर में आता है, वर्सेस अंकित सेठी ये है। इसमें क्या था कि जिंजर होटल का जो वेबसाइट है और कुछ वेबसाइट ऐसे थे, जिंजर होटल मुंबई.info, जिंजर होटल मुंबई.info, ये सब ऐसे कुछ बिजनेसेस चल रहे थे। फिर टाटा ग्रुप ने इनको आइडेंटिफाई किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में इसका केस हुआ। तो इस केस में जो टाटा ग्रुप है, द टाटा ग्रुप ISCL मतलब इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, मूव द हाई कोर्ट फॉर रिलीफ आफ्टर इट केम अक्रॉस वेबसाइट्स दैट यूज द ट्रेडमार्क जिंजर फॉर द होटल बुकिंग विदाउट ऑथराइजेशन। होटल बुकिंग कर रहे थे ये लोग। दीज वेबसाइट्स ऑल्सो डिस्प्ले फोटोज़ ऑफ एक्चुअल जिंजर होटल। वो लोग क्या कर रहे थे कि वेबसाइट में जिंजर का जैसे फ़ोटो है, जो बिल्डिंग का फ़ोटो है वो भी लगा चुके थे। मिसलीड कर रहे थे बेसिकली लोगों को कि आप जिंजर होटल में, आपको तो लगेगा कि जिंजर होटल टाटा का है तो वो क्वालिटी ऑफ सर्विस आपको मिलेंगे, आप पे कर दोगे। तो ये लोग फेक वेबसाइट बना के वैसे बिजनेस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा देखते हैं। इन द प्रेजेंट केस द डिफेंडेंट हैव ब्लैंकली इन्फ्रिंज्ड द ट्रेडमार्क ऑफ द प्लेंटिफ एंड हैव ऑल्सो फेल्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। और उसके बाद कोर्ट ने जब नोटिस दिया तो अपीयर भी नहीं हुए। फादर मोर द इलीगल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफेंडेंट में नॉट ओनली कॉज इनकैलकुलेबल लॉस टू द प्लेंटिफ बट ऑल्सो टू द लार्ज नंबर ऑफ यूजर कस्टमर एक्सेसिंग द प्लेंटिफ्स वेबसाइट। तो ब्रांड का ऑब्वियसली डाइल्यूशन होगा, उस लॉस को जो भी एक ब्रांड नेम के ऊपर दाग लगेगा थ्रू ऐसे फेक वेबसाइट से, उसको तो आप नहीं कर सकते। फिर लोगों में भी वो बहुत सारा नेगेटिव कैंपेनिंग चला जाता है। तो द जज देयरफॉर ऑल्सो ऑर्डर दिस डिफेंडेंट टू पे 20 lakhs एज कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम परमानेंट रेस्ट्रेनिंग देम फ्रॉम यूजिंग जिंजर एंड एसोसिएटेड ट्रेडमार्क। आप कुछ भी नाम रखो, जिंजर का नाम नहीं लगा सकते बिकॉज इट्स ए ट्रेडमार्क, वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क है। और 20 लाख रुपया कंपेंसेशन देने के लिए उनको कहा गया था, और परमानेंटली ये सब जो वेबसाइट है इसको बंद करने के लिए। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट द डिफेंडेंट आर एंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़ विच आर पोटेंशियली क्रिमिनल इन नेचर। तो क्राइम तो ही है ये। एंड आर एम्ड एट डिसीविंग अनवेरी कस्टमर, और कस्टमर भी को डिसीव कर रहे हैं ये लोग बाय मेकिंग देम पे थ्रू देयर वेबसाइट अंडर द फॉल्स प्रीटेंस ऑफ सिक्योरिंग रिजर्वेशन विद द प्लेंटिफ्स जिंजर होटल। और ऑनलाइन पैसा लेके आपका रिजर्वेशन कर रहे हैं ये लोग। Therefore, the aforesaid action of the said defendant amount to fraudulent misrepresentation। तो ये क्या है? Fraudulent misrepresentation and also constitute an attempt to misappropriate the plaintiff's goodwill and reputation in the market।
तो ये था, वेयर ए डोमेन नेम इज़ यूज्ड इन कनेक्शन विथ अ बिजनेस द वैल्यू ऑफ मेंटेनिंग एन एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी बिकम्स क्रिटिकल। तो ये 3 केसेस के थ्रू मैंने डोमेन नेम इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कुछ बताया आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप फर्दर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे आप पढ़ सकते हैं या इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।